वेलकम टू स्टडी भारत में आपका स्वागत है। और आज यूनिट 9 के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो है लोगों का विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का मतलब एक शब्द से है और इसका मतलब होता है चारों ओर से घेरना, और उस घेरे के भीतर सभी तरह के जैविक और अजैविक तत्वों को शामिल किया जाता है। क्योंकि कुछ समय पहले तक देखें तो पर्यावरण का मतलब सिर्फ परिवेश से दिया जाता था, और इसमें बताया जाता था कि इसका मतलब है हमारे आसपास की भौतिक दुनिया का वर्णन करने के लिए जो भी चीज़ें इसमें शामिल किया जाता था, जैसे कि मिट्टी, चट्टानें, पानी और हवाएं, इन सभी को शामिल किया था। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उसमें क्या बताया गया है कि सभी शारीरिक और जैविक और उनके साथ जो भी बातचीत होते रहती हैं, इन सभी को पर्यावरण के अंदर परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि जल, वायु, भूमि, इन सब का कुल योग। और इसके बाद इनके बीच जो भी आपसी रिलेशन है, जो भी आपसी संबंध होते हैं, वो रिलेशन का मानव के साथ और अन्य जीवित जीव और सामग्री के साथ क्या क्या संबंध हैं, इन सभी को हम पर्यावरण के अंदर देखते हैं। बोरिंग के अनुसार देखें तो किसी व्यक्ति के वातावरण में कुल उत्तेजना का योग होता है और वह अपनी गर्भाधान से मृत्यु तक प्राप्त करता है। यानी कि इनकी माने तो जब कोई व्यक्ति गर्भाधान, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ जो भी घटनाएं घटती हैं और जिन जिन चीज़ों से उनका संबंध रहता है, उन सभी को पर्यावरण के साथ जोड़कर देखते हैं। या उपरोक्त परिभाषा से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के चेहरे शामिल होते हैं, जैसे कि शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक। ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं और इनका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। पर्यावरण चूँकि सभी बाहरी शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों का कुल योग है, जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार और जीवित जीवों की वृद्धि और विकास में परिपक्वता को दर्शाता है। इसका मतलब है इनके जो प्रभाव हैं, जो बाहरी शक्तियाँ हमारे ऊपर काम कर रही हैं, तो उनसे भी चीज़ों का निर्माण हुआ है, जैसे कि जीवन, प्रकृति, हमारा आपसी व्यवहार कैसा है, और उन सब से परिपक्वता, मैच्योरिटी जो मिलती है, उन सबको एनवायरनमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर परिभाषित किया जा सकता है। डगलस और हॉलैंड के अनुसार कहा गया है कि पर्यावरण शब्द का उपयोग समुच्चय मतलब सभी को इकट्ठा करके सभी बाहरी शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब कि पर्यावरण को अगर परिभाषित करें तो उसके अंदर उससे जुड़ी हुई सारी बाहरी शक्तियाँ, उन शक्तियों का हमारे जीवन पर प्रभाव और स्थितियाँ, किस स्थिति में कौन सी शक्ति ने अपना कौन सा प्रभाव छोड़ा है, इन सभी को सम्मिलित रूप से शामिल किया जाता है, जो कि जीवन, प्रकृति, व्यवहार और जीवित जीवों के विकास और परिपक्वता को भी प्रभावित करते हैं। अब है पर्यावरण के तत्व। इसमें कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है? पर्यावरण का गठन भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक 3 तत्वों की अंतःक्रियात्मक प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। मतलब पर्यावरण को अगर देखें तो इसमें कितने तरह के एलिमेंट्स को हम शामिल कर सकते हैं। मेनली क्या है, 3 तरह के एलिमेंट्स को शामिल कर सकते हैं, एक भौतिक, फिर जैविक और सांस्कृतिक। 3 तरह की चीज़ों को शामिल किया जा सकता है जो विभिन्न तरीकों से संबंधित है। ये तीनों ही तरीके एक दूसरे से कोरिलेशन रखती हैं, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। इन तत्वों को निम्नानुसार समझा जा सकता है, जैसे कि पहला है भौतिक तत्व। भौतिक तत्व क्या है? भौतिक तत्व में हम देखने को मिलते हैं अंतरिक्ष, लैंडफॉर्म्स, जल निकाय, जलवायु, मिट्टी, चट्टान, खनिज और आदि। इन सभी चीज़ों को भौतिक तत्व के रूप में रखा गया है। ये मानव आवास के चरित्र और उसके आवास सीमाओं का निर्धारण भी करते हैं। भौतिक, चूँकि इस शब्द से ही पता चला है कि भौतिकवादी चीज़ें जिनको कि हम सामने में देख सकते हैं और जिनका उपयोग कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को भौतिक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है जैविक तत्व। जैविक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जैविक का मतलब क्या है? जैविक तत्व जैसे कि पौधा, जानवर, सूक्ष्म जीव, पुरुष जीव मंडल का निर्माण करते हैं। इस जैविक तत्व के अंदर रहते हैं पौधे, जीव, जानवर, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, और पुरुष जीव मंडल। पुरुष जीव मंडल से तात्पर्य है एक सशक्त इंसान के बारे में, जो कि जीव मंडल में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। दूसरी तरफ पौधे, पौधों को अगर देखें तो पौधे एक ऑटोट्रॉफ या निर्माता के रूप में इसे देख सकते हैं। ये ऑटोट्रॉफ एक ऐसे जीव होते हैं जो कि अपने आसपास जो भी छोटे से छोटे साधारण मटेरियल्स, पदार्थ रहते हैं, उन सबको कलेक्ट करके बहुत ही जटिल कार्बनिक यौगिक का उत्पादन करते हैं। कार्बनिक यौगिक मतलब एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं, कार्बनिक कंपाउंड बनाते हैं जो कि आपस में बहुत ही ज़्यादा जटिल रहता है। और वो आमतौर पर ये सभी कैसे होता है? ये ऑटोट्रॉफ का मेन रूप से कार्य होता है प्रकाश या कार्बनिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा का उपयोग करने के बाद। यानी कि इन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो भी जैविक घटक के अंदर में पौधे आते हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है सूर्य से या फिर अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों से, और वे इन सभी का यूज करके खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का रोल निभाते हैं। जैसे कि अगर देख ले तो भूमि पर जो पौधे होते हैं या फिर पानी में जो शैवाल होते हैं, एल्गीज, उन सब। दूसरी तरफ देखें तो जानवर क्या है? जानवर एक हेटेरोट्रॉफ है। एक हेटेरोट्रॉफ एक ऐसा जीव होता है जो कि अपने भोजन का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, बल्कि ये जैविक कार्बन के अन्य स्रोतों से पोषण का सेवन करता है। इसका मतलब ये हो गया कि पौधे जो है मुख्य रूप से अपने एनर्जी का सोर्स के लिए ऑटोट्रॉफ पर निर्भर रखते हैं। खाद्य श्रृंखला में हेटेरोट्रॉफ को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता कहा गया है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी उपभोक्ता है हेटेरोट्रॉफ। तीसरा आता है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व के अंदर क्या क्या रखा जा सकता है? इसके अंतर्गत होता है आर्थिक, हमारा आर्थिक परिवेश कैसा है, सामाजिक और राजनीतिक तत्व का, अनिवार्य रूप से मानव निर्मित विशेषताएं जो कि सांस्कृतिक मील का पत्थर मानते हैं। मतलब कि वो सारी चीज़ें जो हमारे समाज में रहती है, जो हमसे जुड़ी हुई है और जिनसे कि हमारी संस्कृति बनती है, उन सभी तत्वों को सांस्कृतिक तत्व के अंदर रखा गया है। अब है पर्यावरण का दायरा। पर्यावरण को हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? पर्यावरण में चूँकि यहाँ 4 गलत है, यहाँ 3 होगा। पर्यावरण में 3 खंड शामिल होते हैं, यानी कि पर्यावरण को 3 जगह से बांट दिया जा सकता है। पहला है वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। सबसे पहले वायुमंडल। वायुमंडल गैसों के सुरक्षात्मक कंबल का अर्थ है पृथ्वी के आसपास। सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द एटमॉस से, और उसका मतलब होता है वाष्प, जहाँ की दूसरी तरफ स्फेयर का मतलब होता है गोला। इस तरह से हम देखें तो वायुमंडल एक परत है या फिर एक ग्रह है या फिर अन्य भौतिक शरीर के आसपास गैसों का एक सरसेट है, एक सेट है। वातावरण को भी, वायुमंडल को भी हम लोग 5 स्तरों में बांट सकते हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। वायुमंडल के बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी पर जीवन का निर्वाह करता है, यानी कि अगर वायुमंडल हमारे पास ना हो तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। और हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनमें सिर्फ एक हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि वायुमंडल है, और इसी कारण यहाँ पर शायद जीवन का निर्वाह हो पाया है। दूसरा, बाहरी स्थान से शत्रुतापूर्ण व्यवहार वातावरण से बचाता है। सही है, हमारे बाहर से, अंतरिक्ष से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उन सब से हमें वायुमंडल की परतें ही बचाती है। ये जो परतें हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर सबसे बाहरी परत होता है, जहाँ की ट्रोपोस्फेयर हमारा सबसे निचली परत होता है, जो कि भूमंडल की ओर से देखें तो यह ब्रह्मा अंतरिक्ष से अधिकांश ब्रह्मांडीय किरणों, सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण के एक प्रमुख हिस्से को अवशोषित करता है। मतलब कि ये उसे हमारी ज़मीन तक पहुंचने नहीं देता है।
वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। इसके अलावा ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और व्यापार गैस, बहुत सारी गैसें हैं इसमें जिनसे मिलकर के वायुमंडल बना है। दूसरा है जलमंडल। जलमंडल में सभी प्रकार के जल संसाधन जैसे कि महासागर, समुद्री जल, झील, नदी, नाले, जलाशय, ध्रुवीय हिमखंड, ग्लेशियर और भूजल शामिल हैं। इसके बारे में कुछ तथ्य। जलमंडल जो है, जलमंडल पृथ्वी का 97% जल महासागरों में है। और करीब करीब 2% का जो जल है वो ध्रुवीय आइपैड और ग्लेशियरों में बंद है। वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि ये सभी चीज़ें वहाँ लॉक हो गई हैं। जल वहाँ पर 2% जल वहाँ लॉक्ड है और सिर्फ 1% जल ही ताज़े सतह पर पानी के रूप में उपलब्ध है, जिनका कि हम इस्तेमाल करते हैं। और इनका इस्तेमाल किया जाता है मानव उपभोग और अन्य उपयोगों के लिए, जैसे कि नदियों, झील की धाराओं, भूजल आदि। तीसरा है स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ठोस पृथ्वी का बाहरी मेटल है। इसमें पृथ्वी की पपड़ी और मिट्टी में होने वाले खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कि खनिज, कार्बनिक पदार्थ, हवा और पानी। लिथोस्फीयर की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है रॉकी के शब्द से। रॉकी एक प्राचीन ग्रीक शब्द है, उसका मतलब होता है लिथोस और स्फेयर का मतलब होता है स्पाइरा। इससे यह स्थलीय प्रकार के ग्रह का सबसे कठोर, बाहरी और गोला होता है, जिसमें कि यह मूल रूप से पृथ्वी का बाहरी कठोर हिस्सा है, जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेटल होता है। ऊपरी मेटल होता है शायद इसीलिए इस पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। फिर है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जीवित जीवों के दायरे और पर्यावरण अर्थात वायुमंडल, जलमंडल और लिथोस्फीयर के साथ उनकी बातचीत को इंगित करता है। यानी कि इन तीनों को अगर एक साथ मिलाकर देखिए इनका क्या क्या काम है और ये आपस में किस तरह से संबंध कायम करते हैं, तो इन सब को हम बायोस्फीयर के अंतर्गत रख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स। जंगलों की कटाई, वनों की कटाई। वनों की अधिक कटने के कारण पेड़ों का तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ मिट्टी का क्षरण भी हो रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सुरक्षात्मक मिट्टी के आवरण और मिट्टी के जल धारण क्षमता का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मिट्टी धीरे धीरे खिसक रही है और क्या हो रहा है कि जमीन का जो परत है वो भी कमज़ोर होकर खिसक रहा है। दूसरा है मरुस्थलीकरण। खराब भूमि प्रबंधन के कारण मुख्य रूप से वनों की कटाई, अतिवृष्टि, कटाव के परिणाम स्वरूप घास के मैदानों को रेगिस्तान में परिवर्तित किया जा रहा है। मतलब खराब भूमि प्रबंधन मतलब कि जिस भूमि को हम लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं कर पाए हैं, हमें उसका ध्यान देने के बजाय वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खोल दिया गया है। कृषि कार्य की जगह वहाँ पर कुछ और हो रहे हैं, जिसके कारण कि भूमि बंजर होती जा रही है। और इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, वनों की कटाई भी हो रही है, अतिवृष्टि पड़ रहा है, कटाव, नदियों के किनारे की जो मिट्टियां हैं उसका कटाव जारी है। काफ़ी मात्रा में कटाव होने से क्या होता है कि नदियां इधर उधर अव्यवस्थित रूप से बहने लगती हैं। मिट्टी, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी आपस में एक दूसरे को बांध के रखती है। पेड़ लगे रहने से वो मिट्टी वहाँ से खिसकती नहीं है और नदियों का जो बहाव होता है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्य रूप से बहता रहता है। लेकिन अगर पेड़ों की कटाई होती है और मिट्टी को काटा जाता है तो नदियाँ भी अव्यवस्थित हो जाती हैं, उनका जल भी इधर उधर हो जाता है। खाद्य असुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए सामान्य वृद्धि और विकास, एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए सुरक्षित पहुंच का अभाव होता है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं रहेगा, वनों की कटाई होती रहेगी, पानी की कमी हो जाएगी, मिट्टी भी नहीं रहेगा जिसमें कि अन्न उपजाया जा सके, तो हमारा जो स्वस्थ जीवन के लिए इम्पोर्टेंट साधन होते हैं उसकी कमी हो जाएगी। खाद्य असुरक्षा, जीर्ण, मौसमी या क्षण भंगुर हो सकती है, ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती है। अब है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन मृत कार्बनिक पदार्थों के अपूर्व जैविक अपघटन से निर्मित प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों का एक समूह है। ये एक ग्रुप है
जीवाश्म ईंधन में तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस शामिल है और दुनिया में खपत होने वाली ऊर्जा का लगभग 90% हिस्सा यही है। जीवाश्म ईंधन ही है जिसमें कि 90% हिस्सा हमारा यूज कर रहा है। अब है सिंचाई। सिंचाई पाइप या धाराओं के माध्यम से कृत्रिम रूप से पानी के साथ भूमि की आपूर्ति करने का अभ्यास। सिंचाई हम कृषि को ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई करते हैं। पहले सिंचाई का कार्य नदियों, झीलों, जलाशयों से होता था, लेकिन अभी के समय में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भूमि के अंदर से पानी का निष्कासन किया जा रहा है। हर जगह पे भूमि के अंदर से ही निष्कासन किया जा रहा है। इससे जो पर्याप्त मात्रा में भूमि का जल है वो वेस्ट हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। कम विकसित देश। कम विकसित देशों में अफ्रीका, एशिया, जापान को छोड़कर, चूँकि जापान एशिया में ही है इसलिए एशिया में जापान को छोड़कर, और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सिटी, मेलनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया क्षेत्र शामिल हैं। ये सभी कम विकसित देश हैं। और अधिक विकसित देशों में बात करें तो यूरोप के उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, ये सभी देश शामिल हैं। कम विकसित देश और अधिक विकसित देश, इनमें अंतर होता है। कम विकसित देश जो होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम होती है, कंक्रीट एरिया कम होता है, जिससे कि वे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कम किया करते हैं और वहाँ का पर्यावरण पूरे दुरुस्त तरीके से चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो अधिक विकसित क्षेत्र होते हैं वो वहाँ पे IT सेक्टर की मात्रा ज़्यादा रहती है, कंक्रीट कॉरपोरेशन ज़्यादा रहते हैं। उन्होंने प्रकृति के साथ इतना ज़्यादा छेड़छाड़ कर दिया होता है कि वहाँ की धरती अब उनका साथ नहीं दे रही होती है। बहुत सारे तकलीफ़ों से उन्हें गुजरना पड़ता है। अब है अक्षय जल। स्थानीय वर्षा से सतही जल अपवाह, अन्य क्षेत्रों से आने वाली बाढ़ और भूजल पुनर्भरण जो जल भृत की भरपाई करता है। अक्षय जल क्या है? अक्षय जल की माने तो पहले क्या होता था, जो वर्षा होती थी, मिट्टी, जमीन पर मिट्टी होने के कारण वर्षा का जल मिट्टी के अंदर अवशोषित हो जाता था, इधर उधर बहता नहीं था, वेस्ट नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हर जगह टाइल्स और संगमरमर लगने की वजह से वो जल पृथ्वी के अंदर सतही जल से नीचे वापस नहीं जा पा रहा है और बल्कि ऊपर ही वो स्टीम बन के चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। और इससे जो है बाढ़, भूजल और पुनर्भरण जो कि जल भृत की भरपाई करता था वो खत्म हो गया है। सब्सिडी कृषि, एक स्तर पर कृषि या फिर खेती जिसमें तत्काल स्थानीय ज़रूरतों का पूरा करने के लिए केवल पर्याप्त भोजन का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जैसे उत्पादन किया जा रहा है लेकिन उससे भरपाई नहीं हो रही, वहाँ की जो जनसंख्या है उससे सब कुछ पूरा नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाता है, सब्सिडी कृषि का विकास किया जाता है और इसमें सिर्फ तत्काल स्थानीय ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। संसाधन, हमारा नेक्स्ट है संसाधन। पर्यावरण में कौन कौन से संसाधन महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें महसूस होती है। सबसे पहले, एक संसाधन को किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ, ऊर्जा या जीव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए करता है। यानी कि जिन संसाधनों का उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए करता है उन सभी को, जो चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या फिर कृत्रिम पदार्थ में हो, वे संसाधन कहलाते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन वे है जिनका कि निर्माण इंसानों के द्वारा नहीं किया गया है, ये सब प्रकृति की देन है और इसमें शामिल किया जाता है मिट्टी, हवा, पानी, खनिज, कोयला, धूप मतलब सूरज की रोशनी से है, जानवर, पौधे आदि। ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, ये संसाधन के रूप में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को हर चीज़ में मदद करते हैं। हमारा जो प्रकृति का चेन है उसमें इन सभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, सबका अपना अपना कार्य रहता है जिसके कारण कि हमारा ये जो चक्र है वो अच्छी तरीके से चलता रहे। दूसरा है व्यापक, नवीकरण और नवीकरणीय और अक्षय। कृत्रिम संसाधन, दूसरा संसाधन में है कृत्रिम संसाधन।
प्राकृतिक संसाधन के विपरीत कृत्रिम संसाधन वो संसाधन है जिनका कि उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व और कल्याण के लिए किया जाता है। यानी कि इनका निर्माण मानवों के द्वारा किया गया है, लेकिन इनका यूज वही किया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप में करें या अप्रत्यक्ष रूप से करें, ये कल्याण के लिए ही यूज किए जा रहे हैं। सभ्यता के विकास के दौरान मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधनों को कृत्रिम संसाधन कहा जाता है। प्रचलित संसाधन दूसरी ओर कुछ संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और निरंतर उपयोग होने के कारण ये सब खत्म होने के कगार पे हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट रिसोर्स। इसमें एग्जाम्पल देखें तो पृथ्वी पर कोयले का भंडार सीमित है जो कि अब पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। एक दिन हमारे उपयोग के लिए अधिक कोयला उपलब्ध नहीं होगा, सही है। और दूसरा है पेट्रोलियम। आधुनिक समय में पेट्रोलियम का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो कि अभी पेट्रोलियम का इस्तेमाल ना कर रहा हो। इसमें देखें तो नवीकरणीय संसाधन कुछ निकास योग्य संसाधन स्वाभाविक रूप से खपत के बाद पुनर्जीवित हो जाते हैं। मतलब ये वो संसाधन है जो कि अगर खत्म हो गए तो ये पृथ्वी पर दोबारा फिर से बनाए जा सकते हैं, वो अपने आप बन जाते हैं और अक्षय के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे तो जीवित प्राणी प्रजनन करते हैं और इस प्रकार मरने वाले व्यक्तियों की जगह ले सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं, जैसे कि बताया गया है, वही संसाधन होते हैं जिन्हें कि नष्ट नहीं, पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। नष्ट तो हो सकता है, वो उसकी काफ़ी ज़्यादा हानि हो सकती है, उसे एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश किया जा सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर जीवित प्राणी कभी खत्म नहीं होंगे, यहाँ पर उनका जगह उनका नेक्स्ट जनरेशन लेगा, उनसे उत्पत्ति की जा सकती है, अपने उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अगर इन संसाधनों की खपत पुनर्जनन की दर से अधिक हो जाती है तो वे पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। कुछ उदाहरण जैसे कि पुनर्जनन की दर का मतलब है जैसे ताज़ा पानी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उपजाऊ आत्मा, जंगल, उपज देने वाली लकड़ी और अन्य उत्पाद। अगर ये सब खत्म हो गए तब उन्हें नवीकरणीय संसाधन जो थे उन्हें खत्म किया जा सकता था। अब है गैर नवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होता है जिनको कि उपयोग करने के बाद हम लोग दोबारा नहीं ला सकते, रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है, उनका प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। गैर नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है, इन्हें कहते हैं। इनमें खनिज जैसे कि तांबा, लोहा, जीवाश्म ईंधन में आते हैं कोयला और तेल आदि शामिल हैं। ये सारी चीज़ें अगर यहाँ से ख़त्म हो गई तो ये दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि वन्य जीव प्रजातियाँ जिसमें कि दुर्लभ पौधे और जानवर भी मौजूद हैं। इसके बाद है अपर्याप्त संसाधन। अपर्याप्त संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें कि मानव उपभोग और अन्य उपयोगों से समाप्त नहीं कर सकता है, उन्हें अपरिवर्तनीय संसाधन कहा गया है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा के जो स्रोत है जैसे कि सौर विकिरण, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, ज्वार की शक्ति और पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी, महासागर में वायु, जल आदि शामिल हैं। ये पूरी तरह से हमारे लिए पर्याप्त साधन नहीं है, इन्हें हम हमेशा ही यूज नहीं कर सकते। जैसे कि महासागर में जो वायु में जो जल होता है उसे हम हमेशा यूज नहीं कर सकते, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाएगा।